वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब गाइस? इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम का जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज का, या जिसको हम कमर्शियल लॉज बोलते हैं, उसका चैप्टर जो हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट नंबर 5 करवाने जा रहा हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो ब्रीच का मतलब क्या होगा कि अगर कोई अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, प्रॉमिस के पार्ट को परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच। सो ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन टू वेज। पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज ए केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द स्केड्यूल डेट। ठीक है जी। द पार्टीज टू ए लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर respective promises, but when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach। मतलब कि जब कोई एक पार्टी रिफ्यूज़ कर देती है परफॉर्म करने को एक पर्टिकुलर डेट को, जो कि शेड्यूल डेट थी कि उस दिन वो काम होना था, करना था उसको अपना प्रॉमिस का पार्ट, पर वो नहीं कर पा रहा। द पार्टीज टू अ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस। क्योंकि एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को अपने अपने प्रॉमिस का रिस्पेक्टिव पार्ट पूरा परफॉर्म करना होता है। पर एनी ऑफ द पार्टीज अगर उसको रिफ्यूज करती है तो उसको कहा जाता है कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इन दिस केस द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द वन हु रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो अगर एक पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसने तो अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस पूरा कर दिया, पर दूसरी पार्टी ने जिसने नहीं किया उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकती है। ठीक है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड कब? एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस ड्यू है, और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो आगे क्या है बेटे? आगे है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब एक तरह का अनुमान सा हो गया। सो इट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, कि मतलब वो टाइम अभी आया नहीं लेकिन उन्होंने पहले ही एंटीसिपेट कर लिया कि ये शायद नहीं पूरा हो पाएगा। बट व्हेन द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू ऑल टुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस and signifies his willingness even before the time for performance has arrived, it is called anticipatory breach. It may be of following two ways: expressly by words spoken or written, or implied by the conduct of one of the parties। effect of anticipatory breach उसके क्या होंगे? पहला, to and either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages for the breach of contract। ठीक है। वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं और स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। एंड ही मे नॉट इलेक्ट टू रिसेंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम, या परफॉर्मेंस को पूरा करने की वेट करेंगे उस टाइम की, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। और फिर वेट करेंगे कि किस तरीके से अगर वो नॉन परफॉर्मेंस करती है दूसरी पार्टी टाइम पूरा होने पे भी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अब हम बात करेंगे आगे रेमेडीज क्या अवेलेबल है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 5 पॉइंट्स हैं और एक एक करके हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है सूट फॉर डैमेजेस, दूसरा रिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, चौथा सूट फॉर इंजंक्शन, पांचवा सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ठीक है गाइस? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले सूट फॉर डैमेजेस। तो इसमें है, पहला पॉइंट आएगा कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेक्शन 73 क्या कहता है? व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो गया, द पार्टी who suffered by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation, quite obvious, for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it।
such compensation is not to be given any remote or indirect loss damage sustained by reason of the breach. So such compensation है is not to be given for any remote or indirect loss. indirect loss के लिए नहीं होगी, direct loss के लिए होगी. ठीक है जी. Compensation for failure to discharge obligation resembling these created by contract. When an obligation resembling those created by contract has been incurred and not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person has contracted to discharge it and had broken his contract. राइट गाइज, समझ लग गया आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है. चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके के डैमेजेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ डैमेजेस में आएगा ऑर्डिनरी डैमेजेस. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्ड बाय सच breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damages caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties know when they made the contract to be likely to result from the breach of it. ऑर्डिनरी डैमेजेस हमें लग गया. अब दूसरा कौन सा बचे? स्पेशल डैमेजेस. When a party to a contract receive a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for the damages arising naturally and directly from the breach, but also for special damages. और तीसरा vindicative और exemplary damages. For breach of promise to marry someone because it causes injury to his or her feelings. किसी को मैरिज का प्रॉमिस करके वो तोड़ना, वो उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, उसकी फीलिंग्स को इंजर्ड करने जैसा है. दूसरा, फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द बाय अ बैंकर ऑफ द कस्टमर चेक. कस्टमर के चेक को रॉन्गफुली उसने डिसऑनर कर दिया, जिसके उसकी रेपुटेशन इंजर्ड हुई है. ड्यू टू रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज सो हैवीली दैट इट कॉजेज लॉस ऑफ, उसका क्रेडिट रेटिंग भी कम हुआ और उसकी रेपुटेशन भी खराब हुई. ठीक है जी. और उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल डैमेजेस की. सो नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द plentiful has proved that there has been a breach of contract but he has not in fact suffered or real damage, any real damage उसको नहीं हुआ. It is awarded just to establish the right to decree for the breach of contract. The amount may be a rupee, सिंगल 1 रुपये का भी हो सकता है और इवन 10 पैसे तक का भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, चाहे उसको नॉमिनल सा लॉस हो रहा हो. ठीक है जी. डैमेजेस फॉर डिटीरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले. इन केस ऑफ डिटीरियोरेशन caused to goods by the delay, damages can be recovered from the carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damages to the goods, but it may also mean loss of the special opportunity for sale. Prefixed damages. Sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on the breach of a contract by any of them, a certain amount will be payable as damage. It may amount to either liquidate damages or a penalty. Right guys? चलिए अब आगे बात करते हैं penalty and liquidation. Liquidated damages क्या चीज़ है? So the parties to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform the contract. Okay, ये तो हमें पता है. In such cases, the question arises whether the court will accept this figure as measure of damage. क्या कोर्ट इसको एडमिट करेगा? तो इसमें अगला डिस्टिंक्शन क्या आएगा इसका? लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में क्या फ़र्क है? If the sum payable is so large as it to far in excess of the probable damage of breach, it is certainly a penalty. तब ये penalty ही रहेगी. When a sum is expressed, second point है, when a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the latter sum is a penalty because mere delay in payment is unlikely to cause any damage. Okay बच्चे. तीसरा, the expression used by the party is not final. The court will decide about penalty or liquidated damages.
राइट गाइज। उसके बाद फोर्थ, द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टर्म ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेज। राइट गाइज, ओके। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं गाइज, सूट फॉर डैमेजेस कर लिया हमने रेमेडीज में। अब दूसरा रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डिस्कस। सो रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी द अदर पार्टी मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसिंडेड। इन सच ए केस ही इज एब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल हिज एप्लीकेशन। तो उसकी सारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, and is entitled to compensation for any damages that he might have suffered। ठीक है गाइज। उसके बाद थर्ड, suit for specific performance where damages are not an adequate remedy in case of breach of contract, the court may in its discretion on a suit for specific performance direct party in breach to carry out his promise according to the terms of the contract। Fourth, suit for injunction where a party to a contract is in negating the terms of a contract, the court may by issuing an injunction order restrain him from doing what he promised not to do। Suit upon quantum merit, so where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay। right? और quantum merit क्या होता है, that is as much as the party doing the service he has deserved। it covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done a part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seek to be compensated for the value of work done। कि मतलब जितना उसने काम किया उसका तो पैसा वो या हर्जाना या कंपनसेशन वो मांगेगा ही मांगेगा ना। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। For the application of this doctrine, two conditions must be fulfilled। So it is the only available if the original contract has been discharged। और उसके बाद guys क्या है, the claim must be brought by the party not in default। ठीक है, ये समझ लग गया ना आपको, ओके। उसके बाद है the objective of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or the person for the value of work he has done। The claim for quantum merit arises in the following cases: when an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, when something is done without any intention to do so gratuitously, when one party refuses to perform the contract। so ये वो केसेस हैं जो क्वांटम मेरिट के लिए अराइज होते हैं। ठीक है जी, कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो गाइस ये टॉपिक यहाँ पे हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन, गुड लक।